Conditions in India were not very different, but the leaders of the newly independent India decided to take the more difficult path. Any other path would have been surprising for our freedom struggle was deeply committed to the idea of democracy. हमारे देश में जो लोकतंत्र था वो बेसिस बनाया गया था हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, जो लड़ाई लड़ी गई थी फ्रीडम आज़ादी के लिए। तो उसमें ये बेस था कि वी हैव टू अडॉप्ट डेमोक्रेसी आफ्टर ऑल, जो हमने डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी है। तो जो हमारे जो नेता थे उनके लिए ये रास्ता मुश्किल ज़रूर था, पर हमारे जो नेता थे दे वर कॉन्शियस ऑफ द क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन एनी डेमोक्रेसी। उन्हें पता था कि जो पॉलिटिक्स में जो डेमोक्रेसी का क्या रोल प्ले करती है, तो वो उनको पता था कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क। दे डिडंट सी पॉलिटिक्स एज अ प्रॉब्लम, दे सॉ इट एज अ वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। उनको लगता था कि राजनीति वो प्रॉब्लम मतलब वो समस्या नहीं है, वो समस्या हल करने का एक वे है। एवरी सोसाइटी नीड्स टू डिसाइड हाउ इट विल गवर्न एंड रेगुलेट इटसेल्फ। हर समाज को ये डिसाइड करने का, निर्णय लेने का अधिकार होता है कि कैसे वो गवर्न हो, उस पर कौन रूल करे, कैसे वो रेगुलेट करे। there are different policy alternative to choose from. There are different groups with different and conflicting aspirations. जब मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे लोग थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी डिफरेंट डिफरेंट विचारधारा के लोग थे, जिनके आइडियाज़ डिफरेंट डिफरेंट थे। रिवोल्यूशनरीज थे, मॉडरेट्स थे, रेडिकल्स थे, तो डिफरेंट डिफरेंट विचारधारा के लोग थे। बट दे हैव वेरी मच अल्टरनेटिव टू चूज, बट दे हैव कन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस आल्सो। उनके बीच में जो उनकी जो इच्छाएं थी, व्हाट दे एस्पायर मतलब व्हाट दे विशेस, दैट इज आल्सो कन्फ्लिक्टिंग। everyone has got different. How do we resolve these differences? Democratic politics is an answer to this question. While competition and power are the two most visible things about politics, सबसे बड़ी जो चीज़ें दिखती हैं आपको पॉलिटिक्स में, राजनीति में, आपने 11th में भी पढ़ा था। लोगों में एक प्रतिस्पर्धा बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा हिंदी में वर्ड है, दैट इज कंपटीशन होता है। और पावर, शक्ति, पावर को अटेन करने के लिए, पाने के लिए किसी हद तक संघर्ष चलता है, और ये बहुत ज़्यादा सामने दिखती चीज़ें हैं। द पर्पस ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड शुड बी डिसाइडिंग एंड परसुइंग पब्लिक इंटरेस्ट। होना क्या चाहिए पर्पस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी? राजनीतिक गतिविधियों का ये मकसद होना चाहिए कि वो डिसाइड करें और परस्यू करें पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब लोगों के जो हितों को ध्यान में रखें और डिसाइड, निर्णय उसके लिए लें। बट अभी जस्ट ये इट्स नॉट इन रियलिटी, दिस इज़ द रूट आवर लीडर्स डिसाइडेड टू टेक। हमारे जो नेता थे उन्होंने चूज़ किया डेमोक्रेसी को। लास्ट ईयर यू हैव स्टडीड हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड। देखिए हमने पढ़ा था कि संविधान कैसे बना, कौन से लोग थे जो संविधान निर्माण में उन्होंने सहायता की। उसके बाद संविधान में क्या लिखा है, किसके हित के लिए लिखा है, क्या पावर्स हैं स्टेट की, सेंटर की, या डिफरेंट जो जैसे एग्जीक्यूटिव्स की, जुडिशरी की क्या पावर्स हैं, और ये सब उन्होंने डिस्कस किया ऑन 26 नवंबर 1949। और आप देखते हो 24 जनवरी 1950 को इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 फाइनली। तो हमारा अडॉप्ट कब हुआ था ये संविधान? 26 नवंबर 1949 में। और फाइनल इफेक्ट प्रभाव में कब आया? 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम इसलिए हम इसे कहते हैं कि हम गणतंत्र घोषित हुए थे, तो इसलिए हम एक गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। एट दैट टाइम कंट्री वाज बीइंग रूल्ड बाय एन इंतरिम गवर्नमेंट। अब अंतरिम सरकार थी भारत में। It was now necessary to install the first democratically elected government of the country. अब शुरू हुआ यहाँ पर इलेक्शन, मतलब चुनना, लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव करके सरकार को चुनना। The constitution had laid down the rules how the machine had to put in a place. Now the machine had to put in the place. Initially it was thought that this was only a matter of few months. उन्होंने सोचा ये कुछ ही दिनों की बात है, ये कुछ महीनों की बात है, और ये सब कुछ अपने
प्रभाव में आ जाएगा। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस समय था, चुनाव आयोग के जो प्रमुख चुनाव आयोग सेटअप हुआ जनवरी 1950 में। सुकुमार सेन, ही वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे। द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज एक्सपेक्टेड समटाइम्स इन द 1950 itself। अभी तक सिर्फ अंतरिम सरकार थी, और अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का प्रावधान आया कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, मतलब चुनी हुई सरकार। बट द इलेक्शन कमीशन डिस्कवर्ड दैट इट वाज नॉट गोइंग टू बी इजी टू होल्ड अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन अ कंट्री ऑफ इंडिया साइज। भारत जैसी बड़ी जो देश के लिए अगर मतलब अगर फ्री और फेयर इलेक्शंस जो निष्पक्ष और साथ में जहाँ पर ऐसे चुनाव होना जो कि जिसमें किसी पार्टी को विशेष को मतलब विशेष को मान्यता नहीं हो, मतलब विशेष पार्टी को ही लोग चूज ना करें, तो इस तरह से लोग अपने मन की बात सोच करके, मन के बारे में सोच करके, और ऐसे पर्सन को चूज करें, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें जो उनके बेनिफिट के लिए सोचता हो। तो वो दैट वाज नॉट फिजिबल इन अ कंट्री लाइक अर्स। होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर्ड डिलिमिटेशन और ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब देखिए, पहले तो सबसे पहले जो थी चुनावी क्षेत्र को डिलिमिट करना, मतलब कि कौन कौन से चुनावी क्षेत्र होंगे, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी। प्रिपेयरिंग द इट आल्सो रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल्स, चुनाव आयोग का क्या रोल होगा, और द लिस्ट ऑफ ऑल द सिटीजन्स एलिजिबल टू वोट, कौन कौन से नागरिक होंगे जो कि वोट दे सकेंगे। Both these tasks took a lot of time. When the first draft of the rolls was published, it was discovered that the names of nearly 40 lakh women were not recorded in the list. 40 लाख वुमेन्स का नाम ही नहीं था। दे वर सिंपली लिस्टेड एज अ वाइफ और डॉटर ऑफ द मतलब सम पर्सन। ओके, तो इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग था उसने ही जो कमेटी थी उसने दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट these entries and ordered a revision if possible and deletion if necessary। तो चुनाव आयोग ने इसको का विरोध किया कि ऐसी एंट्रीज नहीं मानी जाएंगी। और प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज अ मैमोथ एक्सरसाइज। ये बहुत बड़ी, मैमोथ होता है बहुत, जाइंट एनिमल को बोलते हैं, तो इतनी बड़ी मतलब काम था। नो इलेक्शन ऑन दिस स्केल हैड बीन एवर कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर। इंडिया एक वास्ट कंट्री थी और वहाँ पर ऐसे इलेक्शन करना बहुत मुश्किल काम था। एट दैट टाइम देयर वर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स। कितने, 17 करोड़ वोटर्स थे जो कि एलिजिबल थे फॉर वोटिंग, और हुए टू इलेक्ट अबाउट 3,200 MLAs एंड द 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा उन्होंने चूज करने थे। तो आप देख रहे हैं कि ओनली 15% ऑफ दीज एलिजिबल वोटर्स वर लिटरेट। देखिए 17 करोड़ में मतलब 17 करोड़ में भी सिर्फ 15% आप देख रहे हैं वो क्या थे, लिटरेट थे, मतलब पढ़े लिखे थे। देयरफॉर द इलेक्शन कमीशन हैड टू थिंक ऑफ स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग। दे ट्रेन्ड ओवर 3 लाख ऑफिसर्स। 3 लाख ऑफिसर्स को उन्होंने ट्रेन किया, और पोलिंग स्टाफ को ट्रेन किया टू कंडक्ट द इलेक्शंस। इट इज नॉट द जस्ट द साइज ऑफ द कंट्री एंड द इलेक्टोरेट, सिर्फ कंट्री का साइज और इलेक्टोरेट दैट मेड दिस इलेक्शन अनयूजुअल। देश बहुत बड़ा था, डेमोक्रेटिक कंट्री थी, और द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज आल्सो द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन अ पुअर एंड इलिटरेट कंट्री। हमारा जो देश था भारत, वो एक गरीब देश माना गया था, क्योंकि देश से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो चुकी थी, पूरा निकासी हो चुकी थी पैसे मनी की, और ब्रिटिश इंडिया ने इसको पूरा दोहन कर लिया था। और हमारे देश जो था वो इलिटरेट था, मतलब अनपढ़ देशों का, अनपढ़ लोगों का देश था। टिल देन डेमोक्रेसी हैड एग्जिस्टेड ओनली इन द प्रॉस्पेरस कंट्रीज। तब तक क्या था कि जो लोकतंत्र था सिर्फ यूरोप या नॉर्थ अमेरिका जो कि अमीर देश थे उनमें ही ये लागू हुआ था लोकतंत्र, और जहाँ पर सब लोग, नियरली सब लोग पढ़े लिखे थे।
By that time, many countries in Europe had not given voting rights to all women, और वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं थे. फ्रांस में भी वोटिंग राइट्स 1947 में मिले हैं वुमेन्स को, मतलब औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था. तो इंडिया इंडिया में क्या उन्होंने जब शुरू किया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है कि एनी पर्सन मेल और फीमेल, he or she has the right of choosing the candidate, right of choosing the candidate. And this is every man or woman who have attained a particular age, that has she has the right to choose any person. Okay, तो ये voting rights